नमस्कार। दोपहर समाचार में आपका स्वागत है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के सामूहिक प्रयासों के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कोविड महामारी से निपटने के लिए एक धरती एक स्वास्थ्य का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने विश्व व्यापार संगठन में कोविड संबंधी प्रौद्योगिकी में पेटेंट में छूट के लिए G7 देशों का सहयोग मांगा। श्री मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों को संबोधित करेंगे। कोविड संबंधी वस्तुओं पर GST दर में कटौती, छूट और इसकी अवधि सितंबर तक बढ़ाई गई। भारत ने 25 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। देश भर में कल पिछले 71 दिन में सबसे कम 80,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि। कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.26% हुई। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों में और ढील की घोषणा की। कल से बाजार रोजाना खुलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्ष में रक्षा नवाचार के लिए 498 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए। और फ्रेंच ओपन टेनिस में आज पुरुष सिंगल्स के फाइनल में नोवाक जोकोविच का सामना स्टेफानोस सित्सिपास से होगा। दोपहर समाचार में सिद्धार्थ सिंह के साथ मैं विमलेंदु पांडे। कई राज्यों में कोरोना लॉकडाउन में राहत दी जा रही है। ऐसे में आपसे अपील है कि कोविड महामारी के प्रति कोई भी लापरवाही न बरतें। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर न निकलें और इन आसान उपायों का पालन कर सुरक्षित रहें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार-बार हाथ धोएं, चेहरा साफ रखें और टीका अवश्य लगवाएं। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन काम कर रही हैं। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भविष्य में महामारियों को रोकने के लिए वैश्विक एकता, नेतृत्व और एकजुटता का आह्वान करते हुए लोकतांत्रिक और पारदर्शी समाजों की विशेष जिम्मेदारी पर जोर दिया है। G7 शिखर सम्मेलन को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करते हुए श्री मोदी ने कहा कि इस सम्मेलन से संपूर्ण विश्व को एक धरती एक स्वास्थ्य का संदेश जाना चाहिए। उन्होंने महामारी से लड़ने में भारत के संपूर्ण समाज के दृष्टिकोण का उल्लेख किया, जिसमें सरकार, उद्योग और समाज ने हरेक स्तर पर समन्वित प्रयास किए। प्रधानमंत्री ने कोरोना संक्रमित लोगों के संपर्कों का पता लगाने और टीकाकरण प्रबंधन में भारत में डिजिटल माध्यमों के सफल उपयोग की चर्चा की। उन्होंने कहा कि भारत अन्य विकासशील देशों के साथ अपने अनुभव और विशेषज्ञता साझा करने के लिए तैयार है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्वास्थ्य प्रशासन में सुधार के सामूहिक प्रयासों में भारत के सहयोग की प्रतिबद्धता व्यक्त की। उन्होंने विश्व स्वास्थ्य संगठन में G7 देशों से कोविड संबंधी प्रौद्योगिकी को बौद्धिक संपदा अधिकारों यानी ट्रिप्स के दायरे से मुक्त रखने के भारत और दक्षिण अफ्रीका के प्रस्ताव पर समर्थन मांगा। सूत्रों ने बताया कि ऑस्ट्रेलिया तथा अन्य देशों ने भी इस प्रस्ताव का पूरा समर्थन किया। G7 शिखर सम्मेलन के सत्र का विषय था मजबूत स्वास्थ्य व्यवस्था की बहाली। इसमें कोविड महामारी से संपूर्ण विश्व को उबारने तथा भविष्य में ऐसी महामारियों के खिलाफ प्रतिरोधक व्यवस्था तैयार करने के उपायों पर विशेष चर्चा हुई। प्रधानमंत्री आज G7 शिखर सम्मेलन के अंतिम दिन 2 सत्रों को संबोधित करेंगे। G7 के नेताओं ने चीन के बिल्ट एंड रोड इनिशिएटिव BRI के मुकाबले वैश्विक स्तर पर बुनियादी सुविधाओं के विकास की बिल्ड बैक बेटर वर्ल्ड B3W की पहल की है, जिसका उद्देश्य विकासशील देशों की सहायता करना है। शिखर सम्मेलन में जारी वक्तव्य में इन नेताओं ने कहा है कि वे मूल्यों से प्रेरित उच्च स्तरीय और पारदर्शी साझेदारी की पेशकश करेंगे।
ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बोरिस जॉनसन 3 दिन की शिखर बैठक की मेजबानी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखा के बारे में उच्च स्तरीय संवाद के दौरान कल संयुक्त राष्ट्र को वर्चुअल माध्यम से संबोधित करेंगे। संयुक्त राष्ट्र में भारत के स्थायी मिशन ने कहा है कि प्रधानमंत्री मरुस्थलीकरण से निपटने में संयुक्त राष्ट्र सम्मेलन UNCCD के सभी पक्षों के 14वें सत्र के अध्यक्ष के रूप में प्रारंभिक सत्र को संबोधित करेंगे। उच्च स्तरीय संवाद में मरुस्थलीकरण, भूमि क्षरण और सूखे से निपटने में किए गए प्रयासों में हुई प्रगति का आकलन किया जाएगा। इसमें मरुस्थलीकरण के खिलाफ संघर्ष करने और पर्यावरण व्यवस्था की बहाली के बारे में संयुक्त राष्ट्र की कार्य योजना भी तैयार की जाएगी। संवाद के दौरान जलवायु और जैव विविधता के लिए भूमि आधारित समाधान से संबंधित गतिविधियां तेज करने के महत्व पर विचार विमर्श होगा। उच्च स्तरीय संवाद में कई देशों की राष्ट्राध्यक्ष और मंत्री शामिल होंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने रक्षा उत्कृष्टता नवाचार संगठन को अगले 5 वर्षों के लिए 498 करोड़ रुपए की बजट सहायता को मंजूरी दी है। इससे आत्मनिर्भर भारत अभियान को बढ़ावा मिलेगा। संगठन के रक्षा उत्कृष्टता नवाचार का मुख्य उद्देश्य देश की रक्षा और वैमानिकी क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाना है। 498 करोड़ रुपए के आवंटन से अगले 5 वर्षों के दौरान लगभग 300 स्टार्टअप, सूक्ष्म, लघु तथा मध्यम उद्यमों, व्यक्तिगत नव प्रवर्तकों और 20 भागीदार उद्यम प्रभव को आर्थिक सहायता मिल सकेगी। इससे रक्षा आवश्यकताओं के बारे में नवाचार के प्रति जागरूकता भी बढ़ेगी। केंद्रीय शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं। ये राशि समग्र शिक्षा योजना के अंतर्गत कई शैक्षिक पहल को जारी रखने के लिए दी गई है। एक ट्वीट में श्री पोखरियाल ने कहा कि इस राशि का उपयोग विद्यार्थियों को निःशुल्क पुस्तकें और वर्दी उपलब्ध कराने के लिए किया जाएगा। उन्होंने बताया कि इस राशि का इस्तेमाल अध्यापकों के वेतन, प्रशिक्षण, व्यावसायिक शिक्षा और डिजिटल पहल के लिए भी किया जाएगा। ये समाचार हमारी वेबसाइट newsonair.com/hindi और हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन एआईआर पर भी उपलब्ध हैं। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो खुद से वादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। दोपहर समाचार में आपका फिर स्वागत है। वस्तु और सेवा कर जीएसटी परिषद ने कोविड इलाज से जुड़े चिकित्सा उपकरणों और दवाइयों पर जीएसटी छूट का दायरा बढ़ाने के लिए गठित मंत्री समूह की ज्यादातर सिफारिशें मान ली हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन ने बताया कि परिषद फंगल रोधी दवा एम्फोटेरिसिन बी और एंटीवायरल दवा टोसिलीजुमैब पर जीएसटी से पूरी तरह छूट देने पर सहमत हो गई है। वित्त मंत्री ने कहा कि अन्य महत्वपूर्ण दवाओं में कोविड रोगियों के इलाज में उपयोग आने वाली रेमडेसिवियर पर भी जीएसटी 12% से घटाकर 5% कर दी गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय द्वारा स्वीकृत खून का थक्का रोकने की हेपरिन और अन्य औषधियों पर भी जीएसटी कम करके 5% कर दी गई है। श्रीमती सीतारामन ने कहा कि जीएसटी परिषद चिकित्सा ऑक्सीजन, ऑक्सीजन उत्पादन करने के उपकरण और इससे संबंधित उपकरणों पर जीएसटी 12% से कम करके 5% करने पर सहमत हो गई है। इसके साथ साथ कोविड जांच किट, पल्स ऑक्सीमीटर, तापमान मापने के उपकरण, हैंड सैनिटाइजर भी अब सस्ते हो जाएंगे क्योंकि इन पर जीएसटी घटाकर 5% कर दी गई है। एम्बुलेंस पर जीएसटी मौजूदा 28% से कम करके 12% और शवदाह गृहों में बिजली और गैस की भट्टियों पर जीएसटी 18% से कम करके 5% करने पर भी सहमति बनी है। जीएसटी परिषद ने कोविड से संबंधित उपकरणों और दवाओं पर जीएसटी छूट की समय सीमा इस वर्ष सितंबर तक बढ़ा दी है। देश में कोविड से स्वस्थ होने की दर लगातार बढ़ रही है और रोगियों की संख्या में कमी आ रही है। कल लगातार छठे दिन नए मरीजों की संख्या
1 लाख से कम रही है। इस दौरान देश भर में कोरोना के 80,834 रोगी सामने आए, जो पिछले 71 दिन में सबसे कम है। कल 1,32,000 रोगी संक्रमण मुक्त हुए। स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार अब तक 2 करोड़ 80 लाख से अधिक लोग कोरोना से ठीक हो चुके हैं। इस समय देश में कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.26% हो गई है। देश में फिलहाल कोरोना के उपचाराधीन मरीजों की संख्या केवल 3.4% रह गई है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया कि इस समय लगभग 10,26,000 लोग कोरोना से संक्रमित हैं, जिनका इलाज चल रहा है। संक्रमण की दैनिक दर भी 5% से कम बनी हुई है। मंत्रालय के कल कोविड से 3,303 लोगों की मृत्यु हुई। इसके साथ ही मरने वालों की कुल संख्या 3,70,384 हो गई है। देश में अब तक कुल 37 करोड़ 81 लाख से भी ज्यादा कोविड नमूनों की जांच की जा चुकी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद ने बताया कि कल देश भर में 19 लाख से अधिक नमूनों की जांच की गई। देश में अब तक 25 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने बताया है कि कल 34,84,000 से अधिक वैक्सीन की डोज दी गई। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय ने कहा है कि राज्यों के पास कोरोना की 1 करोड़ 53 लाख से अधिक वैक्सीन अब भी उपलब्ध है। केंद्र सरकार राज्यों को 26 करोड़ 64 लाख से अधिक वैक्सीन उपलब्ध करा चुकी है। मंत्रालय ने आश्वस्त किया है कि अगले 3 दिन के भीतर राज्यों को 4,48,000 से अधिक वैक्सीन उपलब्ध करा दी जाएगी। केंद्र सरकार राज्यों को कोरोना की वैक्सीन निःशुल्क उपलब्ध करा रही है, जबकि वैक्सीन की सीधी खरीद करने में भी केंद्र राज्य सरकारों को सहायता दे रहा है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने राजधानी में लॉकडाउन प्रतिबंधों में चरणबद्ध रूप से और छूट देने की घोषणा की है। नए दिशा निर्देशों के तहत अब सभी बाजार रोज खुलेंगे। मुख्यमंत्री ने बताया कि कल से 50% की क्षमता के साथ रेस्तरां खुल सकेंगे। सभी बाजार और मॉल अब सुबह 10 बजे से रात 8 बजे तक खुलेंगे। धार्मिक स्थल खुलेंगे, लेकिन श्रद्धालुओं के आने की अनुमति नहीं होगी। श्री केजरीवाल ने घोषणा की कि साप्ताहिक बाजार खुलेंगे, लेकिन एक जोन में एक ही बाजार खोलने की अनुमति होगी। सार्वजनिक स्थानों जैसे बैंक्वेट हॉल और होटलों में शादी के आयोजन की अनुमति नहीं होगी। शादी विवाह का आयोजन घर पर ही हो सकेगा और इसमें अधिकतम 20 लोगों के शामिल होने की ही अनुमति होगी। अंतिम संस्कार में भी 20 से अधिक लोग शामिल नहीं हो सकेंगे। ऑटो, ई रिक्शा और टैक्सी में सुरक्षित दूरी का पालन करते हुए 2 सवारियों के ही बैठने की अनुमति होगी। श्री केजरीवाल ने कहा कि स्कूल, कॉलेज, सिनेमा हॉल और स्विमिंग पूल अगले आदेश तक बंद रहेंगे। सोशल, पॉलिटिकल, स्पोर्ट्स, एंटरटेनमेंट, एकेडमिक, कल्चरल, रिलीजियस, फेस्टिवल, इससे रिलेटेड जितनी गैदरिंग्स हैं, कोई भी गैदरिंग अलाउड नहीं होगी। स्टेडियम, स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स, एंटरटेनमेंट पार्क्स, अम्यूजमेंट पार्क्स, वाटर पार्क्स बंद रहेंगे। बिजनेस टू बिजनेस एग्जीबिशंस, स्पाज, जिम्नेजियम, योगा इंस्टीट्यूट्स और पब्लिक पार्क्स और गार्डन्स बंद रहेंगे। प्राइवेट ऑफिसेज जितने हैं वो 50% कैपेसिटी पे काम करेंगे। कल से पूरी तरह से सारी दुकानें खुल सकती हैं। महाराष्ट्र अनलॉक की दिशा में धीरे धीरे आगे बढ़ रहा है। मुंबई में कल अनलॉक का दूसरा चरण शुरू होगा। नागपुर, धुले, सांगली और बुल्ढाना सहित राज्य के अन्य हिस्सों में प्रतिबंधों में ढील दी गई है। उधर गोवा सरकार ने राज्य में कोरोना कर्फ्यू 21 जून तक बढ़ा दिया है। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने ट्वीट कर बताया कि इस दौरान पंचायत और नगर निगम बाजारों सहित दुकानें सुबह 7 बजे से शाम 3 बजे तक खुलेंगी। मुख्यमंत्री ने कहा कि विवाह समारोह में पूर्व अनुमति लेकर 50 व्यक्ति शामिल हो सकते हैं। जिला कलेक्टर इस बारे में विस्तृत आदेश जारी करेंगे। राज्यव्यापी कर्फ्यू कल समाप्त होना था। पेट्रोलियम मंत्री धर्मेंद्र प्रधान और मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राज्य के सागर जिले के बीना में भारत ओमान रिफाइनरी के नजदीक ऑक्सीजन युक्त 200 बिस्तरों के एक अस्पताल का उद्घाटन किया। ब्यौरा हमारी संवाददाता से। माफ कीजिए, अगली खबर की ओर बढ़ते हैं।
केंद्र सरकार राज्यों और उद्योग जगत के सहयोग से कोरोना की दूसरी लहर के दौरान स्वास्थ्य सुविधाओं को लगातार बेहतर बना रही है। मेडिकल ऑक्सीजन की आपूर्ति बढ़ाने और देश में स्वास्थ्य ढांचे को मजबूत करने के लिए केंद्र ने कई परियोजनाएं शुरू की हैं। इन्हीं में से दो महत्वपूर्ण पहल हैं एक्सटेंशन अस्पताल परियोजना और ऑक्सीजन परियोजना। कोविड महामारी की दूसरी लहर के दौरान देश में मेडिकल ऑक्सीजन और स्वास्थ्य देखभाल के बुनियादी ढांचे की भारी मांग देखी गई। मेडिकल ऑक्सीजन और अस्पतालों की भविष्य की जरूरतों को देखते हुए सरकार देश में स्वास्थ्य का एक मजबूत तंत्र बनाने के लिए काम कर रही है। भारत के लिए परियोजना O2 के तहत मेडिकल ऑक्सीजन की बढ़ती मांग को पूरा करने के लिए देश की क्षमता बढ़ाने के प्रयास किए जा रहे हैं। कच्चे माल की राष्ट्रीय स्तर पर आपूर्ति सुनिश्चित करने, छोटे ऑक्सीजन संयंत्रों की स्थापना करने, कंप्रेसर्स, कंसंट्रेटर्स और वेंटिलेटर्स का निर्माण करने के लिए ऑक्सीजन का एक राष्ट्रीय संघ निरंतर कार्य कर रहा है। वहीं परियोजना विस्तार अस्पताल के तहत अस्पतालों के बुनियादी ढांचे के विस्तार के तौर पर मॉड्यूलर अस्पताल बनाए जा रहे हैं। ऐसे ही मेडिकैप अस्पताल 3 सप्ताह के दौरान 100 बिस्तरों वाली सुविधा का निर्माण करने में सक्षम है। इन अस्पतालों में ICU की भी व्यवस्था है। ये अस्पताल लगभग 25 वर्ष तक टिके रह सकते हैं और इन्हें 1 सप्ताह से भी कम समय में कहीं भी ले जाया जा सकता है। ये तेजी से तैनात किए जा सकने वाले अस्पताल ग्रामीण और छोटे शहरों में स्वास्थ्य के बुनियादी ढांचे को बढ़ाने में मदद करेंगे। छत्तीसगढ़ के बिलासपुर, महाराष्ट्र के अमरावती, पुणे, जालना और पंजाब के मोहाली में 100 बिस्तरों वाले ऐसे अस्पतालों को चालू किया जा रहा है। भूपेंद्र सिंह, आकाशवाणी समाचार, दिल्ली। आगे बढ़ने से पहले मुख्य समाचारों पर एक नजर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के सामूहिक प्रयासों के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कोविड महामारी से निपटने के लिए एक धरती एक स्वास्थ्य का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने विश्व व्यापार संगठन में कोविड संबंधी प्रौद्योगिकी में पेटेंट में छूट के लिए G7 देशों का सहयोग मांगा। श्री मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों को संबोधित करेंगे। कोविड संबंधी वस्तुओं पर GST दर में कटौती, छूट और इसकी अवधि सितंबर तक बढ़ाई गई। भारत ने 25 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। देश भर में कल पिछले 71 दिन में सबसे कम 80,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई। कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.26% हुई। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों में और ढील की घोषणा की। कल से बाजार रोजाना खुलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्ष में रक्षा नवाचार के लिए 498 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी। शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए। और फ्रेंच ओपन टेनिस में आज पुरुष सिंगल्स के फाइनल में नोवाक जोकोविच का सामना स्टेफानोस सिसिपास से। केंद्रीय गृह राज्य मंत्री जी किशन रेड्डी ने कहा है कि सरकार ने जम्मू कश्मीर में घुसपैठ रोकने और आतंकवाद पर काबू पाने का काम किया है। जम्मू में आज पत्रकारों से बातचीत में उन्होंने कहा कि पिछले 2 साल में जम्मू कश्मीर सहित देश भर में स्थिति बेहतर हुई है। श्री रेड्डी ने कहा कि इस दौरान जम्मू कश्मीर और देश के अन्य भागों में हिंसा की कम घटनाएं हुई हैं। उन्होंने कहा कि कोविड महामारी के मामले थमने के बाद प्रदेश में विकास के काम को आगे बढ़ाया जाएगा। दिल्ली लौटने से पहले गृह राज्य मंत्री आज जम्मू स्थित राजभवन में सुरक्षा संबंधी समीक्षा बैठक की अध्यक्षता करेंगे। कोविड-19 महामारी से सर्वाधिक प्रभावित राज्यों में से महाराष्ट्र एक है, लेकिन राज्य के कई गांव सही प्रबंधन और प्रभावी उपायों से इस पर काबू पाने में सफल रहे हैं। सातारा जिले के बिडाल और गोंद वाले बुद्रुक गांव इसका उदाहरण है, जहां एक ओर सातारा जिले में प्रतिदिन 1000 से अधिक मामले सामने आ रहे हैं, वहीं ये गांव संक्रमण को फैलने से रोकने में सफल रहे। ब्यौरा हमारे संवाददाता से। बिदलमान तालुका में लगभग 7,000 की आबादी वाला एक गांव है। ग्राम प्रशासन और ग्रामीणों की पहल के साथ विभिन्न सेवा मंडलों ने संक्रमितों का उपचार के लिए गांव में कोरोना देखभाल केंद्र स्थापित करने के लिए आगे आए हैं। ऐसा ही एक मंडल है विकास सेवा मंडल, जिसने गांव में 50 बेड का कोरोना सेंटर बनाया है। जिला परिषद से 1000 कोरोना जांच किट प्राप्त हो चुकी है। इस किट के जरिए आशा वर्कर्स घर घर जाकर कोरोना टेस्ट के सैंपल ले रही है। कोरोना केयर सेंटर में भर्ती मरीजों का इलाज डॉक्टर और आशा वर्कर्स कर रहे हैं।
मरीजों को जल्द स्वस्थ होने के लिए पौष्टिक आहार दिया जा रहा है। केंद्र हर सुबह और शाम रोगियों को योग के साथ साथ अन्य व्यायाम भी प्रदान करता है, जिसका उनके मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा है। बिदलगांव के 3 केंद्रों को मुंबई, पुणे और अन्य जिले से वित्तीय और अन्य सहायता मिल रही है। बिदल और गुण वाले बुद्रुक गांवों के उदाहरण के बाद अन्य गांवों ने भी जिला प्रशासन की मदद से ऐसे केंद्र स्थापित किए हैं, ताकि ये सुनिश्चित किया जा सके कि गांव में प्रभावित लोगों का इलाज ठीक से हो और अन्य इससे संक्रमित न हो। देवप्रिय भट्टाचार्य जी, आकाशवाणी समाचार, मुंबई। कर्नाटक की राजधानी बेंगलुरु में 150 बिस्तरों वाला HSIS गोशा सरकारी अस्पताल कोरोना संक्रमित गर्भवती महिलाओं के लिए एक विशेष कोविड अस्पताल है। कल यहां एक और कोरोना संक्रमित महिला ने बच्चे को जन्म दिया। इसके साथ ही इस अस्पताल में कोरोना संक्रमित महिलाओं द्वारा जन्म देने वाले बच्चों की संख्या 300 हो गई है। एक रिपोर्ट। कोविड पॉजिटिव गर्भवती स्त्री की चिकित्सा में विशेष ध्यान रखना जरूरी है, इसीलिए गोशा अस्पताल को कोविड-19 पॉजिटिव गर्भवती स्त्री के लिए ही आरंभ किया गया है। ओपीडी और वार्ड में काम करने वाले डॉक्टर्स और नर्सेस को मास्क, कैप, फेस शील्ड, सर्जिकल गाउन और ग्लव्स पहनकर ही काम करना पड़ता है। गोशा अस्पताल के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर डी तुलसी ने आकाशवाणी समाचार को जानकारी दी है कि बच्चा और मां को अलग रखा जाता है और शिशु को स्तनपान करवाते वक्त मां को मास्क पहनना और हाथ धोना अनिवार्य है। Prevent transmission of infection from mother to baby, we have provided precautionary measures to the mother, which include face mask, hand sanitizers, and given instructions to the mother to wash her hands with soap and water or sanitizer while feeding the baby and keep distance from the baby. डॉक्टर तुलसी जी ने कहा है कि स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर के तहत सभी सावधानी बरती जाती है। सुधींद्र, आकाशवाणी समाचार, बेंगलुरु। जम्मू में आज श्री वेंकटेश्वर स्वामी मंदिर का भूमि पूजन समारोह हुआ। इस समारोह में जम्मू कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा के अलावा मंदिर का प्रबंधन करने वाले तिरुमला तिरुपति देवस्थानम के अध्यक्ष YV सुब्बा रेड्डी ने भी हिस्सा लिया। केंद्रीय मंत्री जी किशन रेड्डी और डॉक्टर जितेंद्र सिंह भी इस अवसर पर उपस्थित थे। भागवत प्रिय ये समाचार आकाशवाणी से प्रसारित किए जा रहे हैं। ताज़ा समाचार जानने के लिए आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News हिंदी को फॉलो कर सकते हैं। कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर पर कई हेल्पलाइन काम कर रही हैं। सूचना और प्रसारण मंत्रालय इस बारे में लोगों में जागरूकता बढ़ा रहा है। हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार से हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन है 1075। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन है 1098। वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय का हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 080461100007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। ये आकाशवाणी है। फ्रेंच ओपन टेनिस टूर्नामेंट के पुरुष सिंगल्स के फाइनल में आज विश्व के नंबर 1 खिलाड़ी नोवाक जोकोविच का सामना 5वीं वरीयता प्राप्त ग्रीस के स्टेफानोस सिसिपास से होगा। महिला सिंगल्स के फाइनल में गैर वरीयता प्राप्त चेक गणराज्य की बारबोरा केजिकोवा ने रूस की अनास्तासिया पाव्लुचेनकोवा को हराकर पहली बार ग्रैंड स्लैम खिताब जीत लिया है। क्रिजिकोवा ने 31वीं वरीयता प्राप्त पाव्लुचेनकोवा को 6-1, 2-6, 6-4 से पराजित किया। खेलों के महाकुंभ ओलंपिक में अब 40 दिन से भी कम समय बचा है। आकाशवाणी से प्रसारित होने वाली विशेष श्रृंखला में आज हम बात करेंगे भारत की सुप्रसिद्ध महिला बैडमिंटन खिलाड़ी PV सिंधु की।
हैदराबाद में जन्मी पुसरला वेंकट सिंधु यानी पीवी सिंधु भारत के सर्वश्रेष्ठ बैडमिंटन खिलाड़ियों में से एक हैं। उन्होंने 2016 के रियो ओलंपिक में अभूतपूर्व प्रदर्शन करते हुए रजत पदक जीता था। इसके अलावा सिंधु ने लगभग सभी प्रमुख बैडमिंटन टूर्नामेंट्स में पदक जीते हैं। रियो की सफलता ने उन्हें ओलंपिक में रजत पदक जीतने वाली भारत की पहली महिला एथलीट बना दिया। वर्तमान में विश्व की नंबर 7 खिलाड़ी सिंधु 2019 विश्व चैंपियनशिप का खिताब जीतने के बाद विश्व चैंपियन भी हैं। सिंधु टोक्यो ओलंपिक में पदक की सबसे बड़ी दावेदार मानी जा रही हैं। इस बार अपनी तैयारियों पर सिंधु कहती हैं, I've achieved at Rio silver, but this time I have an opportunity to do better, so I want to change the color to gold. कोरोना काल में आ रही चुनौतियों के बावजूद अपने कड़े प्रशिक्षण के बारे में सिंधु ने बताया, As athletes, we don't have any problem in facing whether if it's training, going to different places and train there. So everything, whatever we ask, I think the tops and SAI and also the associations and governments have been providing us. So even in these tough times, we are able to train, practice. I think it's because of them. And they've been motivating us and supporting us because there's no much time for Olympics. The support that they've been giving us is really good and we are happy with that. सिंधु भारत की पहली महिला शटलर हैं जिन्होंने बैडमिंटन विश्व चैंपियनशिप, ओलंपिक में और विश्व टूर फाइनल जैसे बड़े टूर्नामेंट्स में जीत हासिल की है। खेलों में उनके विशेष योगदान के लिए उन्हें पद्मश्री, अर्जुन पुरस्कार और राजीव गांधी खेल रत्न पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया है। भारतीय स्टार पीवी सिंधु के टोक्यो ओलंपिक में पदक जीतने की उम्मीद पर पूरे देश की शुभकामनाएं उनके साथ हैं। नईम अख्तर, स्पोर्ट्स डेस्क। अब प्रस्तुत है संस्कृति संदेश। प्रेम धवन उन गीतकारों में से थे जिन्होंने जितना लिखा सार्थक लिखा, सकारात्मक लिखा और संवेदनशील होकर लिखा। साहित्य में गहरी रुचि के बाद भी उनके गीतों में सरल काव्य नजर आता है। 13 जून 1923 को अंबाला में जन्मे प्रेम धवन ने लाहौर के FC कॉलेज से ग्रेजुएशन किया। कॉलेज में गीतकार साहिर लुधियानवी उनके साथी रहे। कॉलेज की पत्रिका के लिए साहिर गजल रचते थे और प्रेम धवन गीत लिखते थे। शिक्षा के बाद वे पीपल्स थिएटर में शामिल हो गए। यहाँ 4 वर्ष तक उन्होंने नृत्य और संगीत का प्रशिक्षण लिया, लेकिन हालात कुछ ऐसे बने कि थिएटर ग्रुप ज्यादा दिन न चल सका। इसके बाद लेखिका इस्मत चुगताई उन्हें बॉम्बे टॉकीज ले आईं, जहां फिल्म सिद्धि के लिए उन्हें पहला ब्रेक मिला। बॉम्बे टॉकीज में उन्होंने गीत लिखने के साथ साथ नृत्य निर्देशन का काम भी किया। यहाँ संगीतकार अनिल विश्वास, सलील चौधरी, मदन मोहन और चित्रगुप्त के लिए उन्होंने कई सदाबहार गीत लिखे। बहुत कम लोग जानती हैं कि प्रेम धवन ने लगभग 50 फिल्मों में नृत्य निर्देशन भी किया। फिल्म नया दौर के गीत उड़े जब जब जुल्फे तेरी में प्रेम धवन के ही निर्देशन का कमाल है। प्रेम धवन एक भावुक गीतकार थे। फिल्म एक फूल दो माली की ये लोरी लिखते समय वे कई बार रो पड़े थे। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वैश्विक स्वास्थ्य व्यवस्था में सुधार के सामूहिक प्रयासों के लिए भारत की प्रतिबद्धता व्यक्त की। कोविड महामारी से निपटने के लिए एक धरती एक स्वास्थ्य का आह्वान किया। प्रधानमंत्री ने विश्व व्यापार संगठन में कोविड संबंधी प्रौद्योगिकी में पेटेंट में छूट के लिए G7 देशों का सहयोग मांगा। श्री मोदी आज G7 शिखर सम्मेलन के 2 सत्रों को संबोधित करेंगे। कोविड संबंधी वस्तुओं पर GST दर में कटौती, छूट और इसकी अवधि सितंबर तक बढ़ाई गई। भारत ने 25 करोड़ से अधिक कोविड रोधी टीके लगाकर एक और बड़ी उपलब्धि हासिल की। देश भर में कल पिछले 71 दिन में सबसे कम 80,000 से अधिक लोगों में संक्रमण की पुष्टि।
कोरोना से स्वस्थ होने की दर बढ़कर 95.26% हुई। दिल्ली सरकार ने लॉकडाउन के प्रतिबंधों में और ढील की घोषणा की। कल से बाजार रोजाना खुलेंगे। रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अगले 5 वर्ष में रक्षा नवाचार के लिए 498 करोड़ रुपए की बजटीय सहायता को मंजूरी दी। और शिक्षा मंत्रालय ने समग्र शिक्षा योजना के तहत राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को 7,622 करोड़ रुपए जारी किए। इसके साथ ही दोपहर समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। नमस्कार।